एवरीवन। आज हम नए वीडियो में आज 31 अक्टूबर टू 4 नवंबर तक की सारी न्यूज़ को मेन न्यूज़ को देखेंगे विजन आईएएस से। वेरी फर्स्ट न्यूज़ इज़ उड़ीसा commemorates 25 years of resilience since devastating super cyclone in 1999। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको देखें तो ये मेंस के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। GS3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसमें आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो उड़ीसा में बहुत पहले बहुत ही सुपर साइक्लोन 1999 में आया था। फिर से ये देखने को मिला है अभी 2004 में। नॉट देखने को मिला है, मतलब रिजिलियंस क्या क्या अभी तक हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो सब इसमें देखने की बात करेंगे। तो 1999 के बारे में अगर हम बात करें तो BOB 06 एक सुपर साइक्लोन आया था, जो कि उसकी स्पीड जो थी वो थी 250 किलोमीटर पर आवर। और जो लैंडफॉल है वहाँ पे जो मतलब विंड्स मेड लैंडफॉल, मतलब जितनी ज़ोर से वो साइक्लोन आया था उससे जो पैराडीप के पास जो लैंडफॉल है वो मतलब वो वहाँ पे लैंडफॉल हुई एक तरीके से उस विंड से। ठीक है, कि जिससे क्या हुआ कि 9000 लाइव्स जो हैं वहाँ पे उससे ज़्यादा वहाँ पे उनको हार्म हुआ और काफ़ी मिलियंस जो थे वहाँ पे होमलेस हो गए थे। लेकिन जब से सिंस देन जो उड़ीसा का साइक्लोन मैनेजमेंट है वो काफ़ी चेंज हुआ है। और 2013 एंड 2014 के अंदर ये देखा गया है जो भी इनके जो स्टेप्स लिए गए हैं वो UN के द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं। तो क्या की इश्यूज़ थे कि उस वक्त 1999 में इतना बहुत ही हैवी सुपर साइक्लोन आया। एक तो हमने बहुत ही जो वार्निंग्स जो आ रही थी उनको हमने इग्नोर किया कि IMD हमें मतलब अलर्ट्स प्रोवाइड कर रही थी, बट हम उनके अलर्ट्स को इतना मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे। ऑथोरिटीज़ जो थी वो अंडर एस्टिमेट कर रही थी अगर कोई भी सीवियरिटी अगर वहाँ पे हो रही थी। और दूसरा रीज़न था लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस इज दैट कि हम अगर कोई चीज़ आने वाली है उससे पहले ही हम उसके आसपास की चीज़ों को थोड़ा प्रिवेंशन में रखें कि अगर कुछ आता भी है तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए आसपास कि उससे इफ़ेक्ट उतना नहीं हो। तो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस भी थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, पुअर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी। तो ये सब रीजंस थे। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए 1999 से अभी तक, तो कुछ आपको पता है कि 2 लेवल पे लिए जाते हैं। तो स्टेट लेवल पे लिए जा रहे हैं और एक सेंट्रल लेवल पे लिए जाते हैं। तो स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो उड़ीसा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने क्या किया कि उसने ओडिशा फाउंडेड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेवल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी दैट लेड टू डिसेंट्रलाइज्ड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड मिनिमाइज ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। तो अगर हमें बोला जाए कि फर्स्ट ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने पहले नेशनल लेवल पे तो स्टेप्स लिए जा रहे थे, बट स्टेट लेवल पे जिन्होंने स्टार्ट किया वो ओडिशा थी। और ये इसलिए किया गया क्योंकि अगर आप सेंटर से कुछ काम कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ डिले हो जाए, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर प्रोजेक्ट पास होना है तो वो पहले स्टेट से पास होगा फिर नेशनल लेवल पे जाएगा। सॉरी। तो इस तरीके से उड़ीसा ने स्टेप लिया कि स्टेट लेवल पे हम करेंगे। मिशन ज़ीरो कैजुअलिटी इनका एक मिशन स्टार्ट इन्होंने किया, जहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अगर साइक्लोन आएगा अगर साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाएंगे और रिस्पॉन्स टीम्स होगी और ह्यूमन कैजुअलिटीज़ जो है वो कम से कम की जाए। ज़ीरो कैजुअलिटी का ही इनका मिशन था। एक था कम्युनिटी ही सेंटर्ड एफर्ट्स थे, जैसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ओपन किया गया और ग्राम पंचायत में लोगों को इन्वॉल्व किया गया। तो इस तरीके से स्टेट लेवल पे इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिए। और सेंट्रल लेवल में अगर हम बात करेंगे तो इम्प्रूव्ड अर्ली वार्निंग एंड रिस्पॉन्स सिस्टम्स लगाए गए। 1999 के अंदर ये हुआ कि इमेजेस प्रोवाइड कर दी जाएगी एवरी 15 मिनट्स में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स सिस्टम्स बनाए गए। फिर हमारा पता ही हमें NDMA एक्ट आया 2005 का, उसको क्रिएट किया गया। तो साइक्लोन्स के बारे में भी आता है काफ़ी बार क्वेश्चंस, ज्योग्राफी में आ जाता है कि व्हाट आर साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स जो होते हैं तरह से कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस अराउंड अ लो प्रेशर एरिया। आई गेस हर किसी ने ज्योग्राफी में अगर कंप्लीट कर लिया सिलेबस तो पढ़ा होगा कि लो प्रेशर एरिया होता है
वहाँ पे जितनी भी एयर हो रही होती है वो अप जा रही होती है, लो प्रेशर से अप जा रही होती है। फिर साइड में फिर वहाँ पे सर्कल बनने लग जाता है। फिर इक्वेटर के ऊपर जस्ट कैसे बनता है, इक्वेटर के नीचे कैसे बनता है, तो ये सब आपने कवर किया होगा, है ना। एंड क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं और टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। और सबको पता है कि ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है, टेम्परेट एरिया कौन सा है। तो ट्रॉपिकल पता है कि भाई जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला है वो ट्रॉपिकल है। और टेम्परेट जो है वो 30 to 62 है, वो टेम्परेट वाला है। और टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई है IMD के द्वारा। सुपर साइक्लोन वो होते हैं जो कि 2221 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। सीवियर साइक्लोन होते हैं जो कि 88 से 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होते हैं वो 61 to 88 किलोमीटर पर आवर वाले होते हैं। थर्ड सेकेंड न्यूज़ इज इंडियन साइंटिस्ट डेवलप मॉडल टू अंडरस्टैंड द इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट। पहली बात तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने अभी डेवलप किया एक मॉडल जिससे वो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट को समझ सके। ठीक है, तो पहली बात तो याद है कि भाई ये इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट होते क्या हैं। तो ये होते हैं एक तरह से एक रिबन। इट इज़ अ रिबन ऑफ इंटेंस, इट इज़ अ रिबन, जस्ट वेट लेट मी ओपन या सो व्हाट इज EZ। ये एक रिबन है ऑफ इंटेंस 100 किलो एम्पेयर करंट फ्लोइंग इन अर्थ आयनोस्फेयर एट 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड। अगर किसी ने भी ज्योग्राफी पढ़ी है उसमें एक, जब भी हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में ही आता है कि सम लेयर्स होती है यहाँ पे। सबको पता है कि पहले स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मेसोस्फेयर होता है, एंड फिर बाद में थर्मोस्फेयर होता है। तो उसके जस्ट उसके वाला ही वो जो पोर्शन होता है वो आयनोस्फेयर होता है। तो जो उस लेवल पे जो करंट फ्लो करते हैं ना उनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट बोलते हैं। तो अभी हमारे साइंटिस्ट ने क्या एक मॉडल जनरेट किया है जिससे वो जो चीज़ें हैं वो इसको एग्जामिन कर पाए। बेसिकली इसको हमें एग्जामिन क्यों करना है, क्योंकि इनका इम्पैक्ट हमारे जो ऑर्बिट पे हमारी जो सैटेलाइट होती है, जो हमने GNSS बनाया है, वो जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है ये सब हमें और समझने में हेल्प करता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो वो वहाँ पे जो जेट्स चल रही हैं वो ही हमारी जो सैटेलाइट को काफ़ी मूवमेंट में वो हेल्प कर सकती है, या इन वे अदर कुछ ना कुछ हमें हेल्प करेगी। तो इस तरीके से हमने उसको जनरेट किया है। एंड प्लेस ऑफ जेनेसिस अगर हम बात करें कि कहाँ पे ये मतलब इनका बर्थ होता है, तो इट इज़ फॉर्म्ड इन अर्थ्स मैग्नेटिक इक्वेटर। जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर है यहाँ पे इनका स्टार्ट होता है, जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पैरेलल होती है हमारे अर्थ सरफेस पे। और मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एकदम पैरेलल होती है हमारे जो इक्वेटर पे होती है। यहाँ पे जो इनका पाथ है वो कहाँ से कहाँ तक का है, अलॉन्ग मैग्नेटिक इक्वेटर, वो हमने देख ही लिया अभी। अब बात ये है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट का इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये हमारे जो अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड है इक्वेटर के पास उसको और बढ़ा देती है, बिकॉज वो उसके पैरेलल चल रही है। तो उसकी जो इंटेंसिटी है वहाँ पे, मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी है उसको इन्हांस कर देती है। और जो जो डिस्ट्रप्शंस है वो हमारे इम्पैक्ट करेंगे, जैसे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है। तो उसमें जैसे कि अगर कोई भी चीज़, अगर मान लो कोई भी अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो बहुत फास्ट अगर कोई चीज़ हो रही है तो उससे हमारी मे बी यूनिट कंजम्पशन में भी डिक्रीज़ हो सकती है। तो ये सब एक मॉडल बनाया गया है जिससे ये सब चीज़ें स्टडी की जाएगी। तो पहली बात हम अगर करते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर है क्या, तो ये एक ज़ीरो मैग्नेटिक डिप है, जिसके अंदर, जिसका मतलब ये है that a magnetic needle has no dip at this points. Okay, and unlike Earth geographic equator, the magnetic equator is not fixed but slowly changes, because that's obvious, because something is moving. अगर कोई चीज़ मूविंग है तो हो सकता है वो ऊपर नीचे हो जाए। तो ये हमारी जो मैग्नेटिक इक्वेटर है वो फिक्स नहीं है, धीरे धीरे ये चेंज होती रहती है।
ठीक है, मतलब बेसिकली आप यही बोल सकते हैं कि आप जो मैग्नेटिक ये जो है जो फील्ड है वो पैरेलल होती है हमारे इक्वेटर पे, और इसको हम स्टडी कर रहे हैं जिससे कि हमारे जितनी भी अगर पावर कंजप्शन है उसमें हम इसको कैसे न कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और कुछ हद तक ये हमें, अगर ये हमारे आयनोस्फेयर में होती है तो जो हमारे जो GNSS जो हमारे नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल ये हो सकती है। तो ये मॉडल बनाया गया है जिसको इसको और तरीके से स्टडी किया जाएगा और इसको बेटर समझ के और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, एंड द थर्ड न्यूज़ इज इंडिया लॉन्चेस नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान 2024 to 2030। तो इंडिया ने अभी लॉन्च कर दिया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। सो व्हाट इज़ दिस? सो अभी रिसेंटली हमारी जो COP16 हुई थी CBD की, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कोलंबिया में हुई है, उसमें इसको लॉन्च किया गया है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें एक फ्रेमवर्क करता है कि कैसे हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व करना है और सस्टेनेबल यूज़ कर सकें। हम जितने भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे सस्टेनेबली हम यूज़ कर सकते हैं और उनको प्रॉपर्ली, इनके बेनिफिट्स जो हैं वो सबको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो कुछ हाइलाइट्स क्या है इसके? तो बैकग्राउंड अगर इसकी हम बात बताएं तो फर्स्ट जो हमारा ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान था, ये 1999 में क्रिएट किया गया था। और फिर जो एक्शन प्लान जो है वो अडॉप्ट किया गया था 2008 में, जो कि अपडेट किया 2014 में, जो कि Aichi biodiversity target, if you know that कि that ABC kind of things, and earlier it was like 14, not remember, like 12 to 14 targets, I know, not 20 something target was there. If I'm wrong so please comment down करिए कि कितने वो proper plan थे, उनको लेकर आया गया था अलाइन विथ GBF। तो जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी प्रोटोकॉल, जो कि 2022 में आया है, जिसमें इनका एम है कि ये बायोडाइवर्सिटी के जितने भी लॉस है उसको रिकवर कर सके 2030 को। तो उसके साथ साथ ये प्लान को अलाइन किया गया है 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट, ओके 23 दैट इज़। सो जिसमें 3 थीम्स पे ये बेस्ड है कि हमें जितने भी थ्रेट्स हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पे उनको हमें रिड्यूस करना है, जितने भी हमारे बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज उनको सस्टेनेबली यूज़ करना है, और कुछ एनहांसिंग टूल्स को हमें मतलब बहुत सारे टूल्स को यूज़ करना है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इसकी सेंट्रल एजेंसी कौन होगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो होगी इसकी सेंट्रल एजेंसी होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स में इंक्लूड नीड एंड गैप असेसमेंट, टारगेट ग्रुप आइडेंटिफिकेशन कि भाई किस ग्रुप को हमें जैसे कि हमें लग रहा है कि भाई टाइगर जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं तो उसको हमें करना है, या हमारी अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको हमें टारगेट करना है। तो इस सबको कैपेसिटी बिल्डिंग हमें देखी जाएगी। और रिसोर्स जितने भी है उसको कैसे हम मोबिलाइज करें, कैसे अपने रिसोर्स को बेस्ट से बेस्ट यूज़ करके हम एक बेस्ट आउटपुट ला पाएँ, तो ये इसका एम है। तो इसको और लिख लीजिए क्योंकि ये मेंस के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। बाकी प्रीलिम्स के लिए अगर इसमें मैं देखूँ तो क्या यूज़फुल होगा, मेनली तो ये एक तो हो सकता है कि कॉप हुई कहाँ, ये तो याद होना चाहिए, कोलंबिया में हुई है, कोलंबिया पता होना चाहिए। किससे ये अलाइन करते हुए हैं, तो ये आप ये लिख सकते हो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये आप याद कर सकते हो। तो दैट्स ऑल। एंड आवर नेक्स्ट न्यूज़ आई थिंक इट्स फोर्थ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी अप्रूव कर दिए हैं कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान ऑफ 10 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ कुछ नाम लिखे हुए हैं, कसोगोड, कन्नूर, कोझिकोडे, मल्लापुरम। सॉरी इफ प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गोइंग राइट मे बी, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना यार। सो अगर इसके बारे में बात करें तो क्या है, ये एक तरह से स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है जो कि मैनेज करेगा और रेगुलेट करेगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कोस्टल एरियाज़ के पास में। इसके की कंपोनेंट्स क्या है? इन्होंने जो कोस्टल एरिया उनको काफ़ी जोन्स में डिवाइड किया है, जहाँ पे कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की जाएगी, कुछ जहाँ पे रेगुलेशन का
देखा जाएगा, और कुछ होंगे जहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन हम देखेंगे कि अच्छा ओके यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो अप्रूव ऑफ जो ये हमारा जो प्लान है, ये एक प्री कंडीशन है स्टेट के लिए, जिससे कि जो हमारे कोस्टल रेगुलेशन जोन जो नोटिफिकेशन 2019 उनको एप्लीकेबल किया जाए। तो ये उनके लिए मतलब जो हमारे जो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है उनमें जो कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये जो प्लान है वो बनाया गया है। अगर हम बात करें कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 क्या था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था जो कोस्टल स्ट्रेचेस है हमारी कंट्री की जितनी भी, ठीक है, जो भी हमारा वाटर एरिया है उसको कैसे हमें मेंटेन करना है, उसको कैसे उसको इन्हांस करना है, उसके लिए ये जोन्स जो हैं ये डिफ़ाइन किए गए थे, जिसमें इंक्लूड होता है टेरिटोरियल वाटर लिमिट, और इसमें एक्सक्लूड भी किया जाता है। क्या क्या एक्सक्लूड है, जो हमारे आइलैंड है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये इसके अंदर एक्सक्लूड है, ये सब नहीं आता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट एक्ट जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में उन्होंने ये इशू किए थे नोटिफिकेशन 1991 में, फिर 2011 में, और जो कि फर्दर 2019 के अंदर। हाँ, ये बेसिक्स हैं, ये आप अपने एनवायरनमेंट में भी कवर कर सकते हैं। हमें तो बस मेन ये है कि अभी 10 सिटीज़ के अंदर ये प्लान्स को एग्जीक्यूट हमने कर दिया है। ओके, कूल। अब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, दैट इज़ ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग। आई थिंक बस आप ये याद रखिए कि किसने रिलीज़ किया है, बाकी पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग 2016 रूल्स इन ऑल दैट ये आप अपने बेसिक्स में कवर करेंगे, सो नॉट अ वेरी टफ टास्क हेयर। और एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड द फर्स्ट ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम, दैट ये हम देख लेते हैं क्या है। तो बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम ऑफन पेयर अ ब्लैक होल विथ ईदर अ स्टार, न्यूट्रॉन स्टार और अनदर ब्लैक होल ऑर्बिटिंग ईच अदर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। मतलब इसमें ये है कि जो हमारा ब्लैक होल है उसको किसी ना किसी की चीज़ के साथ देखा जाता है, या तो वो स्टार होगा या कोई न्यूट्रॉन स्टार होगा, तो उसके साथ हम उसको जब देखते हैं तो वो एक ट्रिपल सिस्टम अभी इन्होंने देखा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो 3-4 चीज़ें आपस में आ जाती है, ये फ़ोटो लेते रहते हैं, मतलब अलग अलग कोई ना कोई सैटेलाइट या कुछ भेज के, तो ले ली इन्होंने फ़ोटो। तो V404 जो ये इनकी वॉट एवर इट इज़ CYGNI सिस्टम जो है, ये इनिशियली बिलीव टू बी अ बाइनरी, उसने देखा कि ये पहले बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम है, बट अभी रिसेंटली उन्होंने डिस्कवर किया है कि एक ट्रिपल सिस्टम है। अब V404 जो भी ये सिस्टम है ये क्या है, ये एक तरह से सेंट्रल ब्लैक होल, इट होल्ड्स अ सेंट्रल ब्लैक होल इन द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग अ स्टार दैट स्पायरलिंग इन अ वेरी क्लोज टू द ब्लैक होल, जो कि एक जो स्मॉल स्टार है वो ब्लैक होल के चारों में घूम रहा है। अब न्यू डिस्कवरी फाइंड हुई है कि तो सेकंड स्टार ऑर्बिटिंग द ब्लैक होल एट वास्ट डिस्टेंस, एक और छोटी सी डिस्टेंस पे एक और स्टार घूम रहा है। ठीक है, जो भी घूम रहा है, बस ये याद रखिए ट्रिपल इन्होंने कुछ और ढूंढ लिया है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉप्स, तो WHO एंड उसके जो पार्टनर्स है उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है ये कॉप्स फर्स्ट टाइम, जिससे कि जो कि एम्पॉक्स जो आउटब्रेक हुआ है उसके रिस्पॉन्स के लिए ये चीज़ उन्होंने स्टार्ट कर दी है। वेरी नाइस। तो बोल सकते हैं कि ये इनिशिएटिव किसका है, प्रीलिम्स में आ सकता है कि भाई ये जो फर्दर इनिशिएटिव है ये किसका, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो आपको लगेगा कि भाई कोई हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक है ना यूनाइटेड नेशन हेल्थ HRC ऐसे करके कुछ है, तो वो आपको लग सकता है, बट अगर WHO निकल गया तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बना सकते हैं। फिर आयरन बीम क्या है भाई, इसराइल ने फिर से अपनी कुछ आयरन बीम लेज़र डिफेंस सिस्टम है वो ऑपरेशन में ले आए हैं एक ही साल में। ये क्या करेगा, ये जितने भी प्रोजेक्टाइल्स होते हैं उनको विथ प्रिसीजन जो है यूजिंग हाई पावर्ड लेज़र उसको एम करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, उनका काम होता है कोई सिस्टम लाना डिस्ट्रॉय, तो ये उन्होंने एक और फिर से कुछ बना दिया। आयरन बीम किसका है, इसराइल का है।
बाकी एक्सरसाइज इन न्यूज़ ये ठीक है पढ़ सकते हो, और बाकी सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ अपना फीडबैक बता दीजिए. थोड़ा सा नीचे अगर इम्प्रूव करना है तो आई ट्राई टू इम्प्रूव. बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे. एन्जॉय एंड